अच्छा, अलजेब्रिक सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? अलजेब्रिक सेंटेंस का मतलब कि पूरा मैथमेटिकल या पूरा अलजेब्रिक सेंटेंस यानी एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसकी दो साइड्स हो, जिसकी दो साइड्स हो। तो चैप्टर नंबर 6। अच्छा, इसकी पहले मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बात कर दूं, ठीक है? पहली बात, हमेशा हर साल इसका एक सवाल आता है 6.2 से, जो कि कौन सा सवाल है? और ये जाहिर है सेक्शन सी में आता है, तो ये कितने नंबर का आता है? हर साल आता है। इस साल जो प्रपोज्ड का सिलेबस है, जो अभी तक कंफर्म नहीं है, उसमें 6.2 शामिल नहीं। और इस तरह 5.7 के लिए मेरे लिए मानना मुश्किल है कि वो एक्सरसाइज शामिल नहीं होगी 5.7। उसी तरह ये एक्सरसाइज भी शामिल ना हो, ये भी मुश्किल, ठीक है? तो ये भी इसी तरह मैं प्रोजेक्टर पे आपको ग्राफ पे इंशाल्लाह सिखा दूंगा। वरना आमतौर में करता था कि एक टॉपिक 6.2 और ये वाला टॉपिक आ जाए, ये मैं एक साथ पढ़ता था ताकि ग्राफ को बार बार बनाना पड़े, समझाना ना पड़े। लेकिन अब प्रोजेक्टर है तो मसला नहीं होगा, ठीक है? सो समझ आया ग्राफ सबको? यस सर। कोई मसला तो नहीं है? नो सर। बस ठीक है, अगर वो समझ आ गया तो आप देखिएगा कि आपको 6.2 का 80% काम पहले से आता है, सिर्फ 20% काम, और वो भी 20% काम ग्राफ का नहीं है, वो कैलकुलेशंस का है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है? तो वो भी आपको पहले, ये काम आपको पहले से तकरीबन आता है, ग्राफ का आइडिया आपको, तो ये पढ़ेंगे, छोड़ेंगे। चाहे अगर ये डिडक्ट भी हो जाए, यानी कंफर्म हो जाए शामिल नहीं है, तो भी मैं ये डिस्कस करूँगा, इसलिए क्योंकि काम आगे इस्तेमाल होगा। और सेकेंड ईयर में अगर किसी ने मैथ्स पढ़ा और उसे अगर इसका बिल्कुल आइडिया मैंने नहीं किया तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। फर्स्ट ईयर में भी ग्राफ है, सेकेंड ईयर में भी ग्राफ, तो मसला होगा फिर, तो इसलिए ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गई 6.2। बाकी जितनी एक्सरसाइजेज बची 6.1, या इसको सीधा सीधा इस तरह लिखना चाहिए ना यार, क्या बोला, रेस्ट ऑफ चैप्टर 6, इसमें से क्या होता है? 5 नंबर का एक सवाल बनता है, ठीक है? बाकी जो चैप्टर 6 है उसमें से 6.1 और फिर 6.3, 4, 5, 6, 7 और 8, उसमें से कोई एक सवाल आता है, एक पार्ट आता है। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 15 नंबर का काम इस चैप्टर से लाजमी आता है। एमसीक्यू अलग है, एक या दो एमसीक्यू अलग है। और चैप्टर 6 पहले करने की वजह यही है, सेट के बाद असल में मैंने पढ़ाना आपको ये चैप्टर था पहले, लेकिन क्योंकि इसमें सॉल्यूशन सेट लिखना होता है तो वहाँ और फिर ग्राफ पढ़ना होता है, तो उसका ताल्लुक चैप्टर 1 से, तो पहले चैप्टर 1 पढ़ा है इस वजह से कि इसका सीक्वेंस बनेगा नहीं, वो समझ लें तो अच्छा है। तो ये इसकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत है, यानी 16-17 नंबर का कम से कम काम पेपर में आता था। और अगर ये 6.2 निकल गई तो समझिए 7 नंबर का काम आएगा, लेकिन इसका निकलना जरा मुश्किल है। खैर देखेंगे जब फाइनल होगा, अभी तो हम पढ़ रहे हैं। और सिर्फ 12 ग्राफ है, सिर्फ 12 ग्राफ है। 5 तो भी बनाया आप लोगों ने, या 5 मैंने भी होमवर्क दिए, छठा मैंने बनवाया, तो उसी तरह के 12 ग्राफ हैं, ठीक है? उसमें से भी मेरा ख्याल है कि 4 मैं बनवाऊंगा, 4 या 3 या 4 तो मैं बनवाता हूँ, उसके बाद बाकी आप बनवाएंगे, ठीक है? और ना बने तो मुझे दिखा के मुझसे बनवाने का कोई मुश्किल नहीं है। अब होगा ये कि अलजेब्रिक सेंटेंस की बात कर रहा था। अलजेब्रिक सेंटेंसेस होते क्या हैं, यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि अलजेब्रिक सेंटेंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, तो इसका जवाब ये है कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक सेंटेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा है x + y - z, या z तो चलो ज़्यादा हो जाएगा -3, तो ये है क्या सर? ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स भी हैं तो इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? ये एक्सप्रेशन अगर मैं आपके पास इसी में लिख दूं, क्या भला, दो साइड्स, अब वो दो साइड्स इक्वल टू या नॉट इक्वल टू के साथ हो सकती है, तो x + y ≠ = 3। अब ये क्या कहलाएगा? सेंटेंस।
अब ये क्या बन गया बेटा? सेंटेंस। मतलब एक तरह से जुमला मुकम्मल हो गया कि ये क्या है, यानी किसी चीज के बराबर है। अब है आ गया आखिर में तो उसका मतलब कंप्लीट हो गया। या ये बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू या इज इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू का आता है तो आपको पता है, क्या पता है भला? लेस देन या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, लेस देन या ग्रेटर देन आता है। ऐसे ही है बिल्कुल। यानी सेंटेंसेस की दो टाइप्स होती है। पहली टाइप, बल्कि इसकी डेफिनेशन क्या, बस एक जुमला लिख लें कि एक्सप्रेशंस, कौन से एक्सप्रेशंस विद कितनी साइड्स? टू साइड्स। बिल्कुल सही, सही है। और ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के मुताबिक हो सकता है दो साइड्स बराबर हो सकता है दो साइड्स बराबर ना हो, बल्कि पहली साइड बड़ी हो या फिर पहली साइड छोटी और दूसरी बड़ी हो। तो अगर इक्वल टू आ रहा है सेंटेंस में तो इसको बोलते हैं इक्वेशन या इक्वालिटी। और अगर लेस देन ग्रेटर देन आ रहा है, नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी या फिर इन इक्वेशन। तो ये है इक्वेशन और इन इक्वेशन। ये दोनों सेंटेंसेस हैं। किसी भी सेंटेंस के ट्रू होने का क्या मतलब है? ट्रू होने का मतलब ये कि जो बात उसमें लिखी जा रही है वो सही है। यानी अगर उसमें लिखा जा रहा है दोनों साइड बराबर है तो वो बराबर है, और अगर एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी है तो जो उन्होंने बड़ी बोला है वो बड़ी और जो छोटी बोला है वो छोटी है। ऐसा ट्रू का मतलब ये कि सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसका मतलब कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो ट्रू नहीं होते। बिल्कुल, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हर वैल्यू के लिए, हर आंसर के लिए ट्रू नहीं होते, तो उनको फिर चेक करना होता है। क्योंकि अब हमारे पास सेंटेंस के अंदर होती है दो साइड्स, चाहे वो इक्वेशन हो या इक्वेशन हो, लिहाजा हर अलजेब्रिक सेंटेंस का फिर सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसमें फॉर एक्सप्रेशन, हर एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, एक्सप्रेशन की सिंपलीफिकेशन पॉसिबल होती है, वो भी तब जब उसमें सेम अल्फाबेट वाली टर्म्स हो या सेम टर्म्स हो, लेकिन सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब ये टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। सॉल्व करने का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो भी अननोन है उसकी वैल्यू निकालें। तो यहाँ से तो अननोन की वैल्यू नहीं निकल सकती क्योंकि ये तो खुद ही अननोन है। मैंने आपको बताया था कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों होता है? अलजेब्रा क्योंकि इसमें अल्फाबेट है। अल्फाबेट क्यों होते हैं? क्योंकि अननोन है, इस वजह से। नोन होते तो कभी भी हमारे पास ना होते अल्फाबेट, नंबर होते। तो इसका मतलब ये अननोन था, ये अननोन है, ये रहेगा अननोन, इसके साथ कुछ हो नहीं सकता। वजह, अल्फाबेट से अल्फाबेट रहेंगे और ये तब तक रहेंगे जब तक इनकी वैल्यू ना पता हो। नहीं पता हो वैल्यू तो पता रहा होती तो सॉल्व ऐड ना कर लेते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कभी आपको सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता अगर उसमें इक्वल टू दो साइड्स नहीं। सेंटेंस का हमेशा सॉल्यूशन पॉसिबल होता है क्योंकि इसमें दो साइड्स होती हैं, ठीक है, और हमेशा उसको सॉल्व करते हैं। तो अब सॉल्व कैसे करते हैं? यानी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक या जाहिर सेंटेंसेस। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? फाइंड करते हैं, फाइंड द अननोन, यानी इसके अंदर जो भी अननोन मौजूद है उसकी वैल्यू निकालते हैं। यानी अननोन करते हैं एक तरफ और बाकी सब कुछ करते हैं एक तरफ। तो या तो पता चल जाएगा कि भाई अननोन किसके बराबर है, या ये पता चल जाएगा कि अननोन किससे बड़ा है, या ये पता चल जाएगा कि जो एक्स है, जो भी अननोन है, वो किससे छोटा है। इसके लिए दो बातें अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें। पहली बात कि ये तो आपको आता है अननोन एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ। पहली बात कि जितने अननोन होंगे उतनी ही इक्वेशंस होंगी, उतने ही सेंटेंसेस होंगे। यानी अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन होगी, और अगर दो वेरिएबल है तो फिर इक्वेशंस भी वो जो अभी हमने 1.3 का क्वेश्चन किया था ऑर्डर पेयर वाला, क्या ऑर्डर पेयर वाला क्या क्वेश्चन था वो? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जब दो ऑर्डर पेयर बराबर थे। कौन से ऑर्डर पेयर थे वो? और 4 था शायद, है ना यहाँ पे, और फिर यहाँ पे था 2 और वहाँ पे था x माइनस था। तो मैंने क्या बोला था कि ये मैं नहीं कर सकता। हाँ ये सेंटेंस तो है लेकिन इसके अंदर दो वेरिएबल है, तो जब तक मेरे पास दो इक्वेशंस नहीं आएंगी तब तक मैं इनको सॉल्व कर नहीं सकूंगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर है तो x कोऑर्डिनेट बराबर होगा x कोऑर्डिनेट के और y कोऑर्डिनेट बराबर होगा y कोऑर्डिनेट के, वरना पॉइंट अलग अलग आ जाएंगे। मतलब 3 5 एक अलग पॉइंट है, 5 3 एक, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है।
3 5 जो इसका x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 5। अब आपको ये ज्योमेट्रिकली भी ये बात पता चल चुकी है, ग्राफिकली कह लीजिए। तो x कोऑर्डिनेट के बराबर रखा था, y कोऑर्डिनेट के बराबर रखा था, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था, x भी मिल गया था। साइमल्टेनियसली इसलिए क्योंकि अकेला आप सॉल्व कर नहीं सकते इसको। वजह ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सेंटेंस एक हो और अननोन दो हो, अकेला सॉल्यूशन पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर अगर दो सेंटेंसेस है तो क्या होगा? साइमल्टेनियस, हमेशा साइमल्टेनियस। एक इक्वेशन एक वेरिएबल तो पॉसिबल है, मगर अगर एक इक्वेशन और पॉसिबल। इज दैट अंडरस्टूड? अब होगा क्या यहाँ पर कि एक तो ये थ्योरी, ये बात अपने ध्यान में अच्छे से नोट कर ले, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, यानी हम ये समझ रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री होगी, उसे सॉल्व करने से आंसर्स भी हमेशा उतने ही मिलेंगे। क्या मतलब है इस बात का? यानी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरे पास x + 5 = x - 5 = 0 है, तो -5 वहां जाकर क्या हो जाएगा? +5। एक आंसर आया। अब इसको क्वाड्रेटिक बना, डिग्री क्या है? आंसर भी कितने आएंगे? क्यों आएंगे? क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर हटाने के लिए लिखना पड़ेगा। आपको एक बात बताई थी मैंने कि जब खुद से स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर के साथ प्लस भी आता है और कितने आंसर आए? दो आंसर। हमारे पास अगर क्यूबिक इक्वेशन होती है, डिग्री 3 होती, तो फिर आंसर भी कितने आते हैं? ये बात आप फर्स्ट ईयर में देखेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक का मतलब स्क्वायर वाली इक्वेशन, और वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास हमारे कोर्स में दो इक्वेशंस हैं, एक क्वाड्रेटिक यानी स्क्वायर वाली, और एक लीनियर का एक आंसर आएगा, क्वाड्रेटिक के दो आंसर आएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है दोनों आंसर सेम हो, कभी-कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन आंसर दो आएंगे, वो बराबर हो गए गलत। ठीक है। तो फाइंड द अननोन्स, यानी कि इसका मतलब क्या है? सॉल्व अ सेंटेंस, फाइंड द अननोन्स या सॉल्व द सेंटेंस, या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं, क्या भला? फाइंड द सॉल्यूशन सेट। यानी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बात कितने तरीके से बोली जा सकती है। और हाँ, एक और तरीके से भी बोली जा सकती है। भला क्या? फाइंड द रूट्स या रूट। ये रूट वो उसमें पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम में। रूट क्या होता है? जो किसी एक्सप्रेशन को जीरो बना दे, लेकिन अब एक्सप्रेशन तो है नहीं, अब तो इक्वेशन है या सेंटेंस है। तो रूट वो होता है, रूट की बात कर रहा हूँ। रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब है वो वैल्यू जो, रूट का मतलब है क्या? विच क्या करता है वो? विच सेटिस्फाइज अ सेंटेंस। रूट वो है जो सेंटेंस को सेटिस्फाई करता है, यानी जिस सेंटेंस से वो रूट आया है या जिसका वो रूट है उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब कंप्लीट तो है, वो सेंटेंस है, दो साइड है, उसे ट्रू साबित करता है। यानी अगर दोनों साइड्स बराबर बोली है तो जब मैं रूट पुट करूंगा तो दोनों साइडें बराबर आएंगी, और अगर लेफ्ट बड़ी है और राइट छोटी है तो रूट पुट करने से लेफ्ट बड़ी ही आएगी और राइट छोटी है, और अगर लेफ्ट छोटी है तो रूट पुट करने से लेफ्ट छोटी ही आएगी और राइट। ये होता है रूट जो आपकी इक्वेशन को क्या करें, यानी वो वैल्यू एट विच अ सेंटेंस इज ट्रू, दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, अब आप कहेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम में जीरो क्यों पढ़ा था? इसलिए क्योंकि वहां सिर्फ क्या था? वहां था सिर्फ एक्सप्रेशन। कुछ याद है? वहां सिर्फ क्या था? एक्सप्रेशन। दूसरी साइड तो थी नहीं, और जहां दूसरी साइड कुछ नहीं थी वहां हमने क्या अज्यूम की थी? क्यों अज्यूम की थी? जीरो। क्योंकि अगर एक फैक्टर जीरो हो जाएगा तो दूसरा फैक्टर चाहे कुछ भी हो वो उससे मल्टीप्लाई होकर पूरा जीरो ही बनना है। इस फैक्टर को जीरो के बराबर करते हैं या नहीं? जहां से डिवाइजर से रूट निकाला था, याद है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए इसको फिर हम दूसरी साइड को जीरो अज्यूम करते थे और इसको भी जीरो बनाते थे। क्यों जीरो बनाते थे? क्योंकि जो रूट आता था वो रिमाइंडर डिवाइजर को जीरो के बराबर रखकर आता था,
डिवाइजर यानी कि एक फैक्टर, तो अगर एक फैक्टर 0 बन गया तो पूरा एक्सप्रेशन भी क्या बन जाएगा, तो डिवाइजर को 0 रखा तो जिसका वो डिवाइजर है यानी जिसका वो फैक्टर है वो भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो वहां पर हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट ये था कि रूट वो वैल्यू है जो गिवन एक्सप्रेशन को क्या बना दे, क्यों 0 क्यों बना दे, इसलिए क्योंकि डिवाइजर या फैक्टर को भी तो 0 के बराबर रखा है तो एक्सप्रेशन भी 0 आएगा। और अगर यहाँ पर इक्वेशन होती पहले से तो अब उसका 0 होना जरूरी नहीं है, अब जो भी दूसरी साइड पर है वही होना जरूरी है, या अगर लेस देन ग्रेटर है तो लेस देन या ग्रेटर देन होना जरूरी है। समझ आ रही है आपको बात? एक एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास लिखा है x + 1 = 2, तो यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा, x का आंसर क्या आएगा 2 - 1 यानी कि x का आंसर क्या आएगा। अब ये इसका रूट है, अब ये इसका सॉल्यूशन है, क्यों है, क्योंकि जब मैं ये x वापस इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो आंसर आएगा 1 + 1 किसके बराबर, तो इक्वेशन ट्रू साबित हुई या नहीं, क्या इक्वेशन ट्रू साबित हुई या नहीं। तो इससे पता चल गया मुझे कि ये रूट बिल्कुल सही है या ये इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है, या सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो ये होता है रूट, ये होता है सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। यानी अगर आपने सॉल्यूशन चेक करना हो तो आप लोग इस तरह चेक कर सकते हैं कि जो आंसर आए उसे आप गिवन इक्वेशन या गिवन सेंटेंस पे पुट करें और वो सेंटेंस ट्रू आएगा, यानी अगर दोनों साइडें बराबर है तो बराबर आएंगी, और अगर इन इक्वेशन है तो जैसी इन इक्वेशन है वैसे ही आंसर आएगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर आएगा, लेस है तो लेस आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है। क्या बातें समझ में? प्रैक्टिकल काम से ताल्लुक नहीं, प्रैक्टिकल काम आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है कि वेरिएबल एक तरफ बाकी सब कुछ एक तरफ, और जो आंसर है उसे किसमें लिख लो, आखिर में सेट बना के लिख लो तो सॉल्यूशन का सेट बन जाएगा। और अगर चेक करना हो कि वो आंसर सही है तो क्या करो, क्या करो, उस आंसर को उठाओ, जिस इक्वेशन से वो आंसर आया था उसमें पुट कर दो, खुद ब खुद दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, इससे खुद ही पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। ये काम आपको पहले से आता है नहीं आता, और अगर नहीं आता तो आज मैंने दोबारा रिमाइंड करवा दिया आपको, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि काम करते क्यों, या इस काम का मतलब क्या होता है जो आप कर रहे हो, जो आपको पहले से आता है, इस काम का मकसद क्या है, इस काम का मतलब क्या है। और याद रखना, सॉल्व एन इक्वेशन या सॉल्व अ सेंटेंस 4 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, फाइंड द रूट्स, या फाइंड द, या सॉल्व इट, या फाइंड द सॉल्यूशन सेट। इन सारी बातों का एक ही मतलब है कि अननोन करें एक तरफ और बाकी सब कुछ करें, यानी अननोन की वैल्यू करें। ये होता है सॉल्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस, ठीक है। और फिर जो आंसर आ जाए उसे क्या करें, सेट बना के लिख दें तो सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा। हमारे पास मैट्रिक्स में सवाल सॉल्व के नाम से दुकान आता है, लिखा होता है फाइंड द सॉल्यूशन सेट। तो हम हमेशा जो भी आंसर या रूट आया करेगा हम उसका सेट बना के उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया करेंगे। अगर वो x की वैल्यू है तो कर्ली ब्रैकेट, और अगर वो x और y की वैल्यू है तो ना सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बल्कि ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि एक x है और एक, लिहाजा ऑर्डर्ड पेयर बनाए कि पहले x आएगा और बाद में, तो ये बात याद रखना। और अगर सिर्फ x या सिर्फ y की वैल्यू हो तो फिर ऑर्डर पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर सेट के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो कौन सी इक्वेशन है बेटा, लीनियर इक्वेशन, जो कि 6.1 है। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, लीनियर इक्वेशन का मतलब है इक्वेशन विद डिग्री इक्वल टू 1, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 1, और इसी वजह से इसका रूट भी कितने होंगे, इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, इसका रूट या इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, 1 सॉल्यूशन या रूट। यानी कोई मुझसे पूछे कि लीनियर इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं तो मैं बोलूंगा क्योंकि इसकी पावर या डिग्री 1 होती है तो उस वजह से उसका सॉल्यूशन भी सिर्फ एक, 1 नहीं बोले, ऐसा ना लगे कि 1 आंसर है, 1 डिग्री है तो आंसर की तादाद भी 1 है, तादाद होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने 1 है, रूट कितने 1 है। अगर 1 वैल्यू होती तो डिजिट वाला 1 लिखता ना, तो 1 तादाद वाला 1 है, ठीक है जी। सॉल्व करना बड़ा आसान है, सॉल्व करना आप सबको बहुत अच्छे तरीके से आता है कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन लिखी और कहा जा रहा है कि सॉल्व करें इसको, यहाँ लिखा 5 - x/2 - 3 = 3x/2, ये एक इक्वेशन, इसको सॉल्व करें, आइए सॉल्व करते हैं। नजरें जरा बोर्ड पे रहेंगी बेटा हम सबकी। ये चलिए एक काम करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से काम का आगाज करते हैं। ax + b = c, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब अब आपके लिए तो सारे अननोन है, ए बी सी बी और एक्स भी, लेकिन वहां मैंने एक बात की थी, अगर आपको याद हो चैप्टर जब मैंने शुरू करवाया था तो मैंने कहा था अगर एक ही क्वेश्चन में ए बी सी और एक्स वाई जेड सारे अल्फाबेट एक साथ आ जाए
तो जो वेरिएबल होगा वो कौन होगा, x y और z, बिकॉज ऑफ x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो यहाँ वेरिएबल कौन है, x है, बाकी सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फिक्स्ड अननोन है, बाकी सब भी अननोन्स है। लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन ही इन टर्म्स ऑफ अननोन है तो आंसर भी इन टर्म्स ऑफ अननोन, यानी अगर क्वेश्चन पूरी तरह अलजेब्रिक है तो आंसर भी पूरी तरह मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल आंसर x का निकालना है, a का नहीं निकालना, b का नहीं निकालना, c का नहीं निकालना, क्योंकि वेरिएबल x है। तो यहाँ पे मुनीफा काम को देखिए, ax plus b is equal to c प्लस b वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा। अच्छा ये गलती बहुत ज्यादा होती है कि कुछ लोग a को पहले भेज देते हैं, हालांकि बात पहले भी कर चुका हूँ आप लोगों से, जब मैंने रिमाइंडर को 0 के बराबर रखवाकर सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो 4.4 में भी और 5.14 में भी। तो पहले किसको अलग करेंगे, पहले हमेशा सबसे पहले अननोन वाली टर्म को पॉजिटिव बनाते हैं, अगर पहले से पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले उसको पॉजिटिव बनाए, फिर पहले अननोन वाली टर्म को अकेला करें, फिर अननोन को अकेला करें, ठीक है। तो मतलब मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ, बच्चों वाली बातें। तो पहले ए बाहर जाना चाहिए या बी बाहर जाना चाहिए, ए तो एक्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब एक टर्म है, तो पहले ए एक्स पूरा अलग होगा और बी बाहर जाएगा, अब एक्स अलग होगा, ए यहां मल्टीप्लाई वहां जाके क्या डिवाइड होगा, डिवाइड करेगा, जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइड करता है। तो ये आ गया x का आंसर, और क्योंकि सॉल्व लिखा था तो सॉल्यूशन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उस सॉल्यूशन का सेट ना बना दें। इसको SS नहीं लिखना, एब्रिविएशन SOL भी नहीं लिखना, पूरी फॉर्म लिखनी है, जो भी आंसर आया उसको लिख दे विद इन करली ब्रैकेट्स, यानी आप बना दीजिए इस सॉल्यूशन का सेट जो कि कहलाएगा क्या, सॉल्यूशन सेट। और इसके साथ आंसर मत लिखना, क्योंकि इसके साथ का जो आंसर ANS लिखते थे वो लिख चुके, लिख तो दिया सॉल्यूशन, तो ये अच्छा नहीं लगता, नहीं यही सॉल्यूशन का आंसर, यानी यही आंसर का आंसर, ये बात अजीब हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आंसर है, इसके साथ दोबारा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुई बेटा ये बात, अगेन ये बातें आपको पहले से आती थी। और जहां तक इसकी वेरिफिकेशन का ताल्लुक है तो वो भी करके देखते हैं। वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है, अपनी तसल्ली के लिए करनी हो कर ले, जहां जरूरी है चलो अभी बता देता हूँ। अगर इक्वेशन में रेडिकल हो ना, अगर वेरिएबल के ऊपर रेडिकल हो तो वहां वेरिफिकेशन करवाना लाजमी है। क्यों लाजमी है ये बात मैं आपको बताऊंगा तब जब मैं एक्सरसाइज 6.4 या 3 पढ़ाऊंगा रेडिकल वाली। अभी फिलहाल मान लो इस बात को कि जहां रेडिकल वाली इक्वेशन होती है वहां वेरीफाई करवाना, यानी वहां वेरिफिकेशन सॉल्यूशन का हिस्सा है, वरना शायद आधे नंबर कट जाए या 5 में से 2 नंबर कट जाए, ठीक है, अगर वेरिफिकेशन नहीं की। लेकिन जहां रेडिकल नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन है, विदाउट रेडिकल है, तो वहां वेरिफिकेशन करवाएं या ना करवाएं आपकी मर्जी है, और करवाते नहीं, जरूरत नहीं टाइम जाया करने की। लेकिन जो पहला सवाल है तो मैं जरा रूट की डेफिनेशन पूरी करूँ ना कि वाकई रूट है और है तो क्यों है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में, a था, x की जगह आ जाएगी x की वैल्यू, प्लस b था और c था। किसी भी चीज को यहाँ से वहां नहीं भेजना, क्यों, आप सिंप्लीफिकेशन नहीं करवा रहे, आप सॉल्यूशन, आप वेरिफिकेशन करिए। देखिए सही है, कोई मसला